वंदे मातरम साथियों। सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन स्टूडेंट्स को या अभ्यर्थियों को जिनके रिट 2022 में अच्छे परसेंटेज बने हैं और जिनका नाम 2 गुना जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकाली है उसमें आया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा 2021-22 के तहत जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं उसके संबंध में कुछ विशेष निर्देश है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और काउंसलिंग के दौरान क्या क्या समस्या आ रही है, उनका क्या समाधान है, किस किस तरह की समस्याएं पेश आ रही है, वो इन सब के बारे में मैं विस्तृत से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको आगे आने वाली जो भी काउंसलिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रयास करूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं पूरे प्रयास करूंगा उसका समाधान करने का। तो सबसे पहले जो दिशा निर्देश बीकानेर से जारी किए गए हैं उनके बारे में एक संक्षेप में मैं बता देता हूं कि क्या है। तो जैसे राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत जो भी प्राप्तांक के आधार पर पात्रता जांच है वो आपको पता चल गई होगी, आपके मैसेज भी आगे होंगे, आपको तारीख भी दी थी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट साला दर्पण न्यू पोस्टिंग पे अपलोड करने थे। ये सारा काम हो जाने के बाद में अभ्यर्थी की पात्रता की जांच संबंधी जो भी कार्य है वो साला दर्पण के पोर्टल saladarpan.nic.in और न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल में किया जाएगा। ये जानकारी तो हो गई और कई लोगों का रजिस्ट्रेशन या जो भी काउंसलिंग का कार्य है वो हो चुका होगा, लेकिन कईयों का अभी बाकी है। तो जिनके बाकी है उनको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो उनके ऑनलाइन जो आवेदन भरे हुए हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो स्पष्ट हो और वो नंबर हमेशा चालू रखें। ईमेल आईडी को चेक करते रहें, क्योंकि जो भी मैसेज या ईमेल जो भी आएंगे, आवश्यक सूचनाएं जो भी आपको प्रेषित होगी उन्हीं मोबाइल और ईमेल पे होंगे। तो अगर आपका ईमेल या मोबाइल नंबर बंद आता है या ईमेल आप नहीं खोलते हो तो आप हो सकता है काउंसलिंग से वंचित रह जाओ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पंजीकरण के बाद में अभ्यर्थी द्वारा अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे उसकी सीमा अधिकतम जो 200 KB थी वो बढ़ा के 300 कर दी है। वो सारा काम 10 दिन तक हो चुका है। तो ये आदेश पहले का है तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए जांच जो पात्रता जांच है इसके लिए निर्धारित जो स्थान और तिथि का निर्धारण जो भी किया जाएगा वो संबंधित कैंडिडेट को उनके साला दर्पण पोर्टल पे जो भी इन्होंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए उस पर भी आ जाएगा मैसेज। और आप जो भी लॉगिन करके खुद की आईडी से लॉगिन करके उसको देख लें कि आप कि किस तारीख को अलॉटमेंट हुआ है और किस तारीख को आपको सत्यापन करवाना है, कौन से मॉड्यूल में या किस समय इसको करवाना है। तो वो आप चेक करते रहें, पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, तो एक तो अभ्यर्थियों को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ क्रमानुसार व्यवस्थित करनी है। यानी आपको जो एक सेट बनाना डॉक्यूमेंट का उसमें किस किस क्रम में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है एक तो वो मैं बता दूंगा। और प्रत्येक जो फोटोकॉपी है उसके ऊपर आपको स्व हस्ताक्षर करने हैं, यानी खुद के साइन करने हैं, ये अनिवार्य रूप से करने हैं। जो भी फोटोकॉपी आप अपलोड कर रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड कर रहे हो उसकी फ़ोटो और उसकी फ़ोटोकॉपी को आपको एक सेट के रूप में तैयार करना है। सेट को किस क्रम में रखना है उसका भी ये मैं आपको बता दूंगा। और सत्यापन दल के सामने क्या क्या प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से करना है, क्या घोषणाएं होगी वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। और अब जैसे संलग्न चेक लिस्ट में उल्लेखित दस्तावेज की स्व हस्ताक्षरित प्रतियाँ हैं वो छाया प्रतियाँ क्रमानुसार व्यवस्थित करनी है और जो सत्यापन दल है उसको प्रस्तुत करना होगा। और अभ्यर्थी को चेकलिस्ट और समस्त प्रकार की स्व घोषणा एक ही मूल में ही मतलब प्रस्तुत करनी होगी। आपको एक ही सेट तैयार करना है। आप अपनी सुविधा के लिए एक से अधिक सेट और कम से कम एक सेट तो एक्स्ट्रा तैयार कर ही लें, कहीं उसमें कोई गड़बड़ हो या कोई फोटोकॉपी सही नहीं आई हो तो आप उससे या एक दो फोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा रखें हर डॉक्यूमेंट की, ताकि आवश्यकता होने पर उसको चेंज किया जा सके, जमा किया जा सके। और अगर आपने एक से अधिक आवेदन के लिए आवेदन किया है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग जो उसका प्रमाणित सेट है वो तैयार करके आपको रखना होगा। उसके बाद में है कि किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद सूची में नाम है तो प्रत्येक दस्तावेज की जो वो जांच कराएगा। ये सारा हो गया। उसके बाद में निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को बाद में कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए यह विद्यार्थी की जिम्मेदारी रहेगी अभ्यर्थी की। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभ्यर्थी को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी चेक करना है। उसके अलावा अपने जो लॉगिन दिया हुआ है साला दर्पण न्यू पोस्टिंग पे उस पर समय समय पर देखते रहना है कि उसको कब स्लॉट अलॉट होता है और कब आपको जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। तो ये जानकारी थी। इसके बाद में जब दस्तावेज की जाँच का कार्य शुरू होगा उसके बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उसके लिए कोई
किराया भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। और कोई भी समस्या है तो आप निर्धारित दिवसों में प्रातः 9:30 से 6 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक के जो भी अपने जिले के जो कंट्रोल रूम है उनके ऊपर आप सूचना दे सकते हैं। तो ये तो सामान्य जानकारी थी। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो ध्यान रखने की बात है या जो समस्या आ रही है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा सा उसको ध्यान से देख लें कि जो ये जो चेकलिस्ट का जो भाग है, प्रथम भाग, 2 या अन्य भाग उसमें है, वो आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले है राजस्थान प्राथमिक उच्च माध्यमिक जो भर्ती है, इसमें सबसे पहले सत्यापन जिला है आपका, किस जिले में दस्तावेज का जो सत्यापन हो रहा है वो लिखना है, यानी आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है। उसके बाद में उसमें जो भी क्रम संख्या है वो लिखनी है। इसके अलावा किस पद पे हुआ है, यानी सामान्य अध्यापक लेवल 1 तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये सामान्य शिक्षा में है या विशेष में जैसे MR है, मेंटली रिटायर्ड है, या VI है, या HI श्रेणी, जो भी मतलब फिजिकली वगैरह जो भी इम्पेयर्ड वगैरह है उनके लिए है। तो वो आपको श्रेणी, जिस श्रेणी में आप है वो मेंशन करनी है। इसके अलावा आप अनुसूचित या गैर अनुसूचित, TSP नॉन TSP का किस कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो लिखना है। आवेदन क्रमांक जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसमें जो क्रमांक दिया हुआ है वो आपको लिखना है। अभ्यर्थी का नाम लिखना है, वही नाम लिखें जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में है। माता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। इसके अलावा आधार नंबर लिखना है आपको, जन्म तारीख लिखनी है, वर्ग या श्रेणी किस कैटेगरी से आप जो आवेदन कर रहे हैं, सामान्य से, EWS से, OBC से, SC SC जिसमें भी आप कर रहे हैं वो लिखना है। आपका लिंग यानी मेल या फीमेल है वो लिखना है। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा आपने कितना करवाया, जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फॉर्म भरा था शिक्षक भर्ती का, उसमें आपने 60 रुपये कराए, 70 रुपये कराए या 100 रुपये अधिकतम जो भी है वो कितना कराया, उसकी राशि लिखनी है। अब उस राशि का यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब चेकलिस्ट जो है वो उसमें आपको क्या क्या करना है, तो उपयोग जो अभ्यर्थी के उपयोगार्थ है, ये स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम है जहाँ पे ये लिखा हुआ है अभ्यर्थी के उपयोगार्थ, यही आपको भरना है। अन्य जो सत्यापन दल है वो भरेगा। उसके अलावा जो पात्रता दल है वो इसके भरेगा। आपको सबसे पहले 1-2 में इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है, तो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी स्पष्ट जो फोटोकॉपी है वो आपको लगानी है। उसके साथ में संलग्न संख्या लिखनी है। इसका मतलब है कि जैसे आप पहले पेज पे या शुरुआत में इसको लिख रहे हो तो उसको आप क्रम संख्या 1 दे दें। उसके बाद में जो दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है तो उसको 2 नंबर पे रख रहे हैं आप, तो उसको 2 नंबर दें। कई लोग जो डॉक्यूमेंट में सबकी जैसे 1 प्रति जमा करें तो 1 प्रति एक कर रहे हैं, या प्रति नहीं है, या संलग्न संख्या है तो आपको कितने पेज पे कौन सा ये लगा रहे हैं। तो जैसे दूसरे नंबर पे आधार लगा रहे हैं तो यहाँ 2 नंबर लगाने हैं। उसके बाद में दूसरा जो कॉलम है संलग्न जो प्रमाणित प्रति है, स्व प्रमाणित है या नहीं, तो आपको सभी जो भी डॉक्यूमेंट आप जो फोटोकॉपी आप साथ में लगा रहे हैं वो सब आपको स्व प्रमाणित करनी है, यानी खुद के साइन करने हैं। तो उसमें हाँ ही लिखना है, स्व प्रमाणित करनी है। अब जैसे आधार आ गया तो आधार 2 नंबर पर गया तो आपको 2 लिखना है और संलग्न में हाँ लिखना है। उसके अलावा दूसरा है कि माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, जो पुराने स्टूडेंट्स है, काफ़ी पुराने, जिन्होंने 2009 या 10 लिया उससे पहले जो की हुई है 10वीं, उनमें मार्कलिस्ट अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था। आजकल जो सर्टिफिकेट मार्कलिस्ट एक ही आ रही है, तो अगर एक है तो एक करना है, दोनों है तो दोनों अपलोड करने हैं। और ध्यान ये रखना है कि आपको जो अपलोड का जो वाला कॉलम है उसमें 10वीं की जो मार्कलिस्ट और अगर आपके प्रमाण पत्र अलग अलग है तो दोनों की एक ही PDF बना करके उसको KB कम करके 300 MB तक या 200 जो भी निर्धारित KB है उसमें आपको एडजस्ट करके उसको कंप्रेस करके आपको PDF अपलोड करनी है। अगर एक ही करें तो आपको बाद में परेशानी होगी। फिर उसको आप उसको हस्ताक्षरित करनी है, हाँ या ना वो लिखना ही है। इसके अलावा 10वीं के बाद में 12वीं की जो उच्च माध्यमिक की है अंक तालिका प्रमाण पत्र है जो भी है उसको आप संलग्न करना है। उसके बाद में आपने स्नातक अगर 100 की है तो उसकी सारी जो अंक तालिकाएँ हैं, यानी जैसे BA है तो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, BSc है तो BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, प्लस जो उपाधि आपकी डिग्री है उन चारों को आपको अपलोड करना है और एक ही PDF में अपलोड करना है, और ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा तो आपका मिलान करेंगे तो उसमें अगर एक भी मार्क लिस्ट कम है तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दोबारा अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए अगर आपने अब तक नहीं की है तो अभी भी आप कभी भी, जब तक ये काउंसलिंग चलेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन स्टार्ट है तो उसमें आप जा करके हाथों हाथ आप अपनी जो भी मार्क लिस्ट कम है, जैसे आपने BA फाइनल की अपलोड करी, फर्स्ट ईयर सेकंड की नहीं करी है, तो आप 3 सालों की प्लस जो भी उपाधि आपके पास जो भी है उन सबको आप एक ही PDF में अपलोड करना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में आप कितने नंबर पे इसको लगा रहे हैं, 4 नंबर पे तो 4 करना है, 5 नंबर पे 5 करना है और स्व प्रमाणित करना है। इसके बाद में अगर आपके स्नातकोत्तर है, MA MSc जो भी है वो है तो उसकी मार्क लिस्ट और उपाधि ये भी करनी है। उसमें भी प्रीवियस फाइनल दोनों की मार्क लिस्ट आपको ऐड करनी है, प्लस उपाधि है तो उपाधि भी करनी है। और अगर आपने कि आप शोर नहीं करना चाहते तो कोई
इशू नहीं है, आप उसको शो नहीं करें। लेकिन अगर आपने शो किया हुआ है, डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो आप उसको फोटोकॉपी साथ में रखनी है। इसके बाद में है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद पर प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी जो DLED की डिग्री, BST की डिग्री आपकी है वो आपको लगानी है। इसके अलावा अगर कहीं कोई 4 वर्षीय जो BLED है अगर वो है तो वो लगानी है। तो इसका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष दोनों की जो मार्कलिस्ट है आपको अपलोड करनी है। इसके साथ में आपका जो इसका जो सर्टिफिकेट आ रहा है वो भी इसको आपको साथ में अपलोड करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कई लोग फाइनल की कर देते हैं तो इसमें भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो आपको दोनों अपलोड करनी, इसके साथ में आपको जो भी डिप्लोमा या उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है, ताकि जब जांच हो उस समय आपको परेशानी नहीं हो। इसके अलावा जो विशेष शिक्षा है, अगर किसी ने विशेष अलग से फॉर्म भरा हुआ तो उसको संबंधित जो भी उसकी अंक तालिका है उसकी प्रमाणित आपको अपलोड भी करनी है और यहाँ एक फोटोकॉपी इसकी सेट में लगानी है। विशेष शिक्षा के लिए फिर आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र जो भारतीय पुनर्वास परिषद उसका साथ में लगाना पड़ेगा। और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी RIT जो 2021 है उसके प्रमाण पत्र की प्रति है आपको संलग्न करनी है, उसकी कॉपी करनी है। और कितने नंबर पे आप कर रहे हैं, 5 नंबर पे कर रहे हैं तो 5, 7 नंबर पे कर तो उस पर 7 नंबर क्रमांक लिखना है आपको। ये चेकलिस्ट में भी क्रम संख्या यहाँ लिखनी है। इसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंट है RIT की जो मार्कलिस्ट की जो फोटोकॉपी उसके ऊपर भी आपको क्रमांक लिखने हैं और उस ऊपर साइन करने हैं। प्रत्येक डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करने हैं। उसके बाद मूल निवास है उसकी प्रमाणित प्रति आपको मतलब जो उस पर हस्ताक्षरित है वो आपको लगानी है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम अधिकारी यानी TSP के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लगाना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS का अगर आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, मतलब ये वर्ग में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी इसको साथ में लगाना है स्व हस्ताक्षरित करके। और जिस क्रम में आप लगा रहे हैं 10 नंबर 12 नंबर उस पर उसको 12 या 10 जो भी संख्या है वो आपको लगानी है। इसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं जिसमें OBC MBC है या ST SC SAR या जो भी है उसका प्रमाण पत्र हो, और खास करके OBC में या अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना ये जरूरी है। यानी जैसे OBC का सर्टिफिकेट सामान्य रूप से 1 साल का होता है और 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, तो उसी अवधि का आपको लगाना है। या जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और जब आपने फॉर्म भरा था उस समय वो डॉक्यूमेंट आपके पास उस समय की तारीख का होना चाहिए। उसके बाद का होगा तो आपके ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो आपको परेशानी में पड़ सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपको ध्यान से लगाने हैं। इसके अलावा आरक्षित वर्ग की सभी महिलाएं जो पुरुष इस संबंध में स्व घोषणा स्वयं या उनके पूर्व राजस्थान राज्य के मूल निवासी है उनको ये करना है। विधवा को अगर कोई है, विधवा कैटेगरी में फॉर्म भर रही है तो उससे पति से लिंक का दस्तावेज एक तो लिंक करना है कि आप एक दूसरा, पहला तो जो भी विधवा की स्थिति है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना है। इसके अलावा लिंक का मतलब है कि उसके पति और उसका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें उसके पति का नाम मेंशन हो। अगर आधार उसके पति के नाम से बना हुआ है तो वो है, या राशन कार्ड बना हुआ है, या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो वो भी साथ में लगाना अनिवार्य है। वरना आपका जो पति से लिंक है दस्तावेज जो है वो अधूरा होगा तो फिर वेरिफिकेशन में समस्या आएगी। इसके साथ में पुनर्विवाह नहीं करने का जो स्व घोषणा है वो आपको लगानी है। स्व घोषणा आप साधारण पेपर में दे सकते हैं या इसका जो अलग से फॉर्मेट सामान्य फॉर्मेट है वो आगे मैं बता दूंगा, उसमें आपको ये मेंशन करना है। इसके बाद में जो विवाह विच्छिन्न या जो परित्यक्ता या तलाकशुदा जो है उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, और जो 2-4 दिन से जो भी ये कार्रवाई हो रही है, जो काउंसलिंग हो रही है, उसमें जो समस्या आ रही है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जो डिक्री वाली जो है कोर्ट की जो प्रमाणित प्रति है वो आपको लगानी है। और कई लोग इसको की जगह साधारण जो स्टाम्प पेपर पे या नोटरी करवा के लेके आ रहे हैं विवाह विच्छेद का, वो मान्य नहीं होता है। तो आपको कोर्ट की जो बाकायदा कोर्ट में जो आपने डिक्री दी है, कोर्ट जो आपको जारी करेगा डिक्री का जो प्रमाण पत्र है, प्रमाणित प्रति जारी करेगा, वो आपको मूल लगानी है और मतलब डॉक्यूमेंट में भी लगानी है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको पास में रखनी है, उनको बतानी है, तभी आपका ये इस कैटेगरी में आपको मान्य होगा। और पुनर्विवाह का स्व घोषणा आपको देना है। संतान संबंधी जो स्व घोषणा है वो कॉमन फॉर्मेट है, उसमें आ गई है, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। और स्व घोषणा में आपको किसी भी कहीं नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है, न तो उसको पोस्टल ऑर्डर पर लेना, न नोटरी करवानी है। स्व घोषणा साधारण पेपर पे है, उसका फॉर्मेट भी मैं आगे बता दूंगा और आपको मिल भी जाएगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप काउंसलिंग के समय भी मांग सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। फिर विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का जो स्व घोषणा है वो इसमें निर्धारित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो भी सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र है या सक्षम अधिकारी जो अनापत्ति पत्र है वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा उसको अपने पास में भी रखना है, सेट में भी। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के संबंध में कोई भी घोषणा हो तो वो आपको करनी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो भी खेल अधिकारी द्वारा जो भी
नियमानुसार जो सक्षम स्तर का होगा, जिसमें कैटेगरी दी हुई है कि राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर का जो भी है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रख के इसको अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास में होना जरूरी है। दिव्यांग सर्टिफिकेट में आप कोई अप्लाई कर रहे हैं, जैसे विकलांग में है, आप मतलब सुनने में है या चलने में बाधित है या किसी भी तरह का है, तो उसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा जो दिया गया निश्चितता प्रमाण पत्र हो और 40% से ऊपर का जो हो वही प्रमाण पत्र वैलिड होगा, तो वो आपको निश्चित रूप से आपको अपने पास रखना है, उसको अपलोड भी करना है। इसके अलावा जो आपराधिक प्रकरण होने की स्व घोषणा देनी है, इसमें आपको अभी भी कोई पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ये जब आपकी नियुक्ति होगी तो उस समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अभी आपको सिर्फ स्व घोषणा के में अंदर ही इसको मेंशन करना है कि आपके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कर्मचारी राज्य सेवा में, किसी भी राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत है, तो आपको नियोक्ता द्वारा जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो आपको बताना है और अपलोड भी करना है, और आपको वहाँ वेरिफिकेशन के समय आपको बताना है। अब इसमें भी जो प्रैक्टिकल रूप में जो समस्या देखने में आ रही है, कई लोग सीधी फोटोकॉपी किया हुआ जो अनापत्ति पत्र ला रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट हो उसको, पहली बात तो जो आपको पेन से साइन किया हुआ है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको अनापत्ति पत्र लाना है। अगर मान लो ऑनलाइन वगैरह या और कोई तरीके से अगर आपने प्राप्त किया तो उसको आप सक्षम अधिकारी से प्रमाणित एक बार पुनः करवा लें ताकि आपकी कोई समस्या नहीं आए। दूसरा, अगर आवेदन में आपने 2.5 लाख से कम आय का जो भरा है उसके संबंध में आपने किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भरने के समय में 10-20 रुपये की आपने छूट ली है, तो आपको 2.5 लाख रुपए का सक्षम अधिकारी द्वारा जो आय प्रमाण पत्र जारी होता है, जिसमें गजेटेड या जो भी सक्षम अधिकारी उसमें पूरी लिस्ट दी हुई होती है, उनके द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। और मान लो नहीं लगा पाते हैं, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से आपकी 70 रुपये फीस थी और आपने 2.5 लाख से कम का आवेदन दे करके आपने 60 रुपये भरे हैं फीस और 10 रुपये का गैप है, तो अगर मान लो आपके पास में वैलिड तारीख का या जो भी तारीख उसमें दी हुई है फॉर्म भरने के समय, उस समय का आपके पास में आय प्रमाण पत्र नहीं है और आज आप लाकर दे रहे हैं, तो हो सकता है वो मान्य नहीं हो। तो इसके लिए आपको जो भी गैप है, आप जैसे ओबीसी कैटेगरी में 70 रुपये का भरना था, आपने 60 रुपये का भरा है, तो आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने पास में रखना है और मांगे जाने पर आपको देना है। अगर आप सामान्य कैटेगरी में है और या ईडब्ल्यूएस में है और आपने कम जो भी फीस भरी है या छूट ली है, तो मैक्सिमम आपको, जैसे आप 100 रुपये आपकी फीस है और आपने 60 भरी है, तो आपको मैक्सिमम 40 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अपने पास रखना है। तो अगर ज़रूरत हो, यानी कि जो आय प्रमाण पत्र में कोई कमी हो, तो आप वो पोस्टल ऑर्डर दे करके इस समस्या से आप बच सकते हैं। तो पोस्टल ऑर्डर अपने पास रखें ताकि आपके जहाँ भी जरूरत होगी काम आ जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में स्व घोषणा का जो भी है वो सारा का एक ही कॉलम है स्व घोषणा वाला, वो आपको रखना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने अंतिम प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान है, सामान्य रूप से जो इस भर्ती में है डीएलएड या एसटीसी वाले बीएसटीसी वाले लोग ही आ रहे हैं, तो आपने जहाँ से भी डीएलएड की है वहाँ के संस्था का जो अंतिम शिक्षण संस्था का जो प्रमाण पत्र है वो आपको मूल रूप से आपके पास में रखना है। फोटोकॉपी आपको इस साइड में लगानी है और अपलोड भी मूल करना है, उसकी फोटो को अपलोड करना है। इसके अलावा जब चेकलिस्ट में दो जो गजेटेड अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनके पास में जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी चेकलिस्ट है उसमें दिया हुआ है, तो कई जगह मांग रहे कई जगह नहीं मांग रहे, तो आपको परेशानी नहीं होना हो इसलिए आप अपने जो भी नज़दीकी कोई भी जो गजेटेड ऑफिसर है, जो भी व्याख्याता या उसके लेवल के जो भी अधिकारी है, कोई भी जो राजपत्रित अधिकारी है, उनके द्वारा जारी दो जो प्रमाण पत्र चित्र प्रमाण पत्र है वो आप अपने पास रखें ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और आपका वेरिफिकेशन है बहुत ही कम समय में हो जाए। इसके अलावा निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में, जैसे मैंने बता दिया कि आपने मान लो 60 रुपये का फीस भरी है और आप 2.5 लाख के प्रमाण पत्र का जो सही प्रमाण पत्र आएगा नहीं दे पा रहे हैं और आपकी सामान्य फीस अगर मान लो 70 रुपये हो रही थी, तो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय है 10 रुपये, उसका पोस्टल ऑर्डर आपको अपने पास में रखना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपको लगाने हैं और जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं जिस क्रम में लगा रहे हैं आपको वो क्रम लिख करके, तो आपको वैसे ही संख्या नीचे जो कुल योग आ जाएगा। अगर आप 10 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो क्रम संख्या 1 से 10 तक आपने कौन सा लगाया, 10 नंबर पे आप पोस्टल ऑर्डर लगा रहे हैं तो 10 नंबर पोस्टल ऑर्डर के ऊपर लिख लें और उसका योग नीचे लिख लें। इस तरह से आपको जो भी चेकलिस्ट है वो अच्छी तरह से भर करके आपको जहाँ तक संभव वो 2 प्रतियों में आप अपने पास रखें। तो एक प्रति है जो भी जांच दल है या सत्यता जो पात्रता जांच वाले हैं उनको देना है, तो वो आप तैयार कर लें। ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके बाद में स्व घोषणा है, तो ये स्व घोषणा का प्रारूप है वो आपको बोर्ड की साइट पे मिल जाएगा। ज़रूरत हो तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये आप लगभग आप सबके पास होगा। अब इसको आप ध्यान से
भरना है और इसमें कोई भी कॉलम है आपके लागू है उसमें आपको राइट टिक करना है, और लागू नहीं है उसमें आपको लागू नहीं लिख करके उसको क्लियर करना है। कोई भी कॉलम है उसको खाली नहीं छोड़ना है। जैसे इसमें पहला है कि मैं स्वयं या मेरे पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है। अगर राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको इसको पहले नंबर पे इसको टिक मार्क करना है। इसके अलावा जैसे मान लो आप उक्त भर्ती में विधवा या विच्छिन्न परित्यक्ता श्रेणी से आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन क्रमांक जो भी भरा है वो लिखना है, और उसके बाद में आज दिनांक तक यानी जिस दिन आप ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उस दिन तक पुनर्विवाह नहीं किया ये आप घोषणा कर रहे हैं तो ये भी आपको लिख के देना है। इसके अलावा अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो 1/6/2002 तक या उसके पश्चात में कितने बच्चे हैं तो 1/6/2 तक कितने बच्चे हैं उसकी संख्या आपको आगे वाले इसके कॉलम में यहाँ लिखनी है, इस कॉलम में लिखनी है। इसके अलावा उसके बाद की जो कितनी संतान है उनकी संख्या उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखी है, और कुल संख्या कितनी है वो लिखनी है, और 2 से ज़्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो पूर्व में जन्मा बालक को दिव्यांग है तो उसमें हाँ या ना, या गोद लिया हुआ बालक है, या जो भी जो दिया हुआ है आपको अगर लागू हो रहा है तो हाँ या ना लिखना है, अन्यथा लागू नहीं लिखना है। इसके अलावा दहेज नहीं लेने का घोषणा, ये भी आपको 100 घोषणा देनी है। आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है कि मेरे द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई है, और अगर मान लो आप अविवाहित है तो आपको सेकेंड कॉलम पे टिक मार्क करना है कि मैं अविवाहित हूँ और भविष्य में विवाह के समय में मेरे द्वारा न तो दहेज की मांग की जाएगी और न दहेज लिया जाएगा, ये घोषणा करनी। इसके बाद में अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको जो भी कैटेगरी उसमें जो भी लागू हो रहा है वो लिखना है, और आप इस श्रेणी में नहीं आ रहे तो आप इस पूरे पे आप लागू नहीं लिख करके इस कॉलम को भरें, कॉलम किसी खाली नहीं छोड़े। इसके अलावा जो ऑनलाइन में जो भी डिग्री आप जो ऐड कर रहे हो वो सही है, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा, इस तरह की आप घोषणा कर रहे हैं। फिर आपराधिक प्रकरण के संबंध में भी आपको ये घोषणा करनी है, और ये जो नीचे लाइन दी हुई है इसमें आपको लिखना है अगर आपके ऊपर कोई भी पूर्व में मुकदमा वगैरह नहीं है तो लागू नहीं है, या नहीं लिख दें, नॉट एप्लीकेबल लिख दें, इसको खाली नहीं छोड़ें, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जहाँ स्थान, जिस स्थान पे आप घोषणा कर रहे हैं जहाँ आपकी काउंसलिंग हो रही है वो स्थान और वो तारीख लिख दें। आप अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर लें, आवेदन संख्या आपकी जो भी है वो लिख दें, नाम लिख दें। इसके अलावा इसमें लिखना है आप यानी खुद का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उम्र जाति लिखनी है, निवासी आप कहाँ के वो लिखना है, व्यवसाय अगर आप कोई कर रहे हैं तो वो लिखना है, और आपको ये घोषणा करनी है कि भी मैं जो भी जानकारी है वो निष्ठा के अनुसार सही और सत्य है, और अगर आपको तथ्य छुपाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद में जो सत्यापन तो लगा वो घोषणा करेगा, वो आपके काम की नहीं है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें और कोई विशेष बात है तो मैं आपको एक बार और देख लेता हूँ और कौन सी विशेष बात है जो आपके लिए उपयोगी है। तो मैं ये जो शुल्क वाला पोस्टल ऑर्डर वाला कईयों के कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको एक बार आपको देख लूँगा। अगर परिवार की आय 2.5 लाख से कम है, यानी कि जैसे आप ओबीसी में हैं और आप 2.5 लाख से कम आय भर रहे हैं, और आपके सामान्य जो शुल्क था वो जैसे ओबीसी वगैरह में है उनके लिए 100 रुपये था, नॉन क्रीमी ओबीसी में 70 रुपये था, और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये था। तो अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो और आपकी 2.5 लाख से आप कम है या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 60 रुपये भरे हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ओबीसी वर्ग में आ रहे हैं तो जहाँ आपकी निर्धारित जो शुल्क था वो 70 रुपये था, लेकिन अगर आप 2.5 लाख का प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपकी फीस 60 रुपये लगी है। अब समस्या ये आ रही है कि आपके पास अगर इस 2.5 लाख का प्रमाण पत्र आपके पास आय का नहीं है, सक्षम अधिकारी का नहीं है, या उस तारीख का नहीं है 16/2 जो फरवरी है उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का वो काम नहीं आएगा। तो अगर ऐसे कोई इशू है और आपको लग रहा है कि समस्या हो सकती है तो आप जो अंतर्राशि है, जैसे आपकी कैटेगरी के हिसाब से 70 रुपये का होना था और 60 का आपने भरा है, तो आप 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अपने पास रखें, और आवश्यकता होने पर जो भी सत्यता जो पात्रता जांच वाले या सत्यापन दल है उनको सौंप दे, ताकि आपका जो ये इशू है वो नहीं रहेगा और आपके फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आएगा। इसके अलावा जो काउंसलिंग के समय में जो भी समस्या आ रही है वो मैं एक बार और बता दूं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है, या जैसे मान लो अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र आपने नहीं पेश किया है, तो आपका फॉर्म पात्रता खारिज नहीं होगी, आपका फॉर्म पेंडिंग में रख दिया जाएगा, और आपको नेक्स्ट 2-4 दिन बाद की जो तारीख दी जाएगी उस तारीख तक आपको वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा, तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को ला करके जांच दल को जो भी नेक्स्ट तारीख आपको दें उस तारीख को आपको पेश करना है। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन अपलोड करते समय कोई गलती कर दी, जैसे मान लो STC या DLED की जो मार्क लिस्ट है उसमें आपने प्रीवियस की कर दी, फाइनल की नहीं की, या उसके साथ प्रमाण पत्र नहीं किया है, तो आपको उसी दिन भी मौका दिया जा रहा है। आप अगर समय रहते उसी दिन कर रहे हैं तो उसको भी
कंसिडर कर रहे हैं और नहीं कर पाते हैं आप, तो आपको जो भी नेक्स्ट तारीख दी जाएगी उस दिन आपको ये डॉक्यूमेंट पूरी सही तरह से अपलोड करके आपको वापस एक बार काउंसलिंग में चेक करवाने हैं। तो इस तरह से आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जांच दल है सभी चाहते हैं कि सही कर्म जो भी कार्मिक है अभ्यर्थी है वो चयन हो। तो एक तो ये ध्यान रखना है, और आपराधिक प्रकरण अगर आपके पास प्रकरण वगैरह है तो वो आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष बात जो काउंसलिंग के समय में जो सामने आई है, तो एक तो पोस्टल ऑर्डर अपने पास रखें, चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी परेशानी से बचने के लिए 2 जो उत्तरदायी व्यक्तियों के जो गजेटेड ऑफिसर है उनके साथ में रखें, तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। इसके अलावा आप चीटिंग या इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में आप कोई भी किसी तरह की जालसाजी करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि मैं बता दूं कि कई लोग, 1-2 केस ऐसे भी आ रहे हैं या सुनने में आ रहा है कि लोग जो रिट की मार्क लिस्ट है उसमें नाम नंबर में एडिट करके उसको पेश कर रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं। लेकिन ये आपका जो भी प्रयास है वो गलत है, गैरकानूनी है, आपको सज़ा हो सकती है और ये पकड़ा भी जाएगा, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट हो रहा है उसमें ऑनलाइन चेकिंग हो रही है। आपका जो भी आप जो प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं एडिट का कर रहे हो उसके रोल नंबर के हिसाब से ऑनलाइन साइट पे जो जांच दल है, पात्र दल है या सत्यापन जो दल है वो जांच करेगा और कंफर्म होने के बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह की चीटिंग करने की आप कोशिश नहीं करें और जो भी जांच दल है उनका सहयोग करें। और आपको कोई भी समस्या तो बेझिझक उनको बताएं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको निश्चित रूप से समय दिया जाएगा, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है तो आप नियत समय में उसको अपलोड भी कर सकते हैं और जांच दल को पेश भी कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या या घबराने की बात नहीं है। तो ये सारी जानकारियाँ थी। इसके अलावा अगर आपको इस संबंध में और भी कोई परेशानी हो या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके जो भी संभावित प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं विराम देता हूँ। जो भी समस्या अगर आपके किसी तरह की आ रही है तो आप उनको प्रश्न में या उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।